हेलो दोस्तों, आज के जो डाउट हैं कुछ स्टूडेंट ने हमें बार बार मैसेज करके बहुत सारे जो डाउट हैं उनको क्लियर नहीं हो रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के समय हमारी मेरिट लिस्ट आई है और हम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, पर कई डाउट ऐसे हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ये सब चीज़ें जानना चाहिए। तो निश्चल भाई के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि सर ये क्वेश्चन ज़रूर पता कर लें। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताएंगे और उनका क्या रहने वाला है, क्या आप उसके लिए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लिस्ट जो वेटिंग में आई है और वो कहीं ना कहीं आशा रख रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट किस आधार पे आएगी, किस स्टूडेंट को आगे की सीट मिलने के चांसेस है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निश्चल भाई, हमने एक बताइए कि आपके क्या डाउट थे इसके अंतर्गत। पहला ये था कि अगर कोई जीएनएम का स्टूडेंट है, हाँ, तो और वो मेरिट में आता है, हाँ, तो क्या उसके कोई चांसेस हैं? तो इस बार दोस्तों एक हुआ था कि जो संचालनालय का एक नियम है कि यदि आपने फॉर्म इसमें भरा हुआ है तो आपको मिनिमम बीएससी होना चाहिए। तो यदि आपकी बीएससी नहीं है और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं तो आपकी इस बार सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मेरिट में जो नहीं आए हैं, जो वेटिंग में आएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इसके आधार पर। अगर किसी स्टूडेंट के 50% से एमपीपीवी में अगर मार्क्स कम है तो क्या उनके सिलेक्शन होगा? एक और बहुत सारे दोस्तों को डाउट है कि 50% क्यों मांगा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये रूल्स आया था या फिर जब फॉर्म भरे गए थे उसमें उन्होंने 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मांगा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के तो आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे व्यक्ति जो रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनके 50% से कम मार्क हैं लेकिन उनने मेरिट में अच्छी रैंक मारी है, तो उनके लिए बहुत दुखी करने वाली बात है कि उनके इस बार सिलेक्शन में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जिनकी मेरिट में नाम नहीं आया, जिनका वेटिंग में नाम लिस्ट में नाम है। तो यदि वेटिंग लिस्ट में आते हैं तो वेटिंग वालों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। जैसे आपने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जीएनएम किया हुआ है और उसने भी पीसीबी में किया हुआ है तो क्या उसके कोई चांस है? नहीं, जीएनएम यहाँ पे वो ब्लॉक होने वाला है, बिकॉज क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग मांगी गई थी और जीएनएम को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। जो भी संचालनालय के वैकेंसी आई थी उसमें जीएनएम वालों को नहीं लिया गया है, केवल बीएससी वालों को ही लिया गया है इसमें। जैसे आयुर्वेदिक की जो आयुष की वैकेंसी है और उसने कंपाउंडर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसने बीएएमएस कोर्स कर रखा है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? हाँ, 172 के समथिंग जो कंपाउंडर की आयुष के अंतर्गत जो पोस्टें आई हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें आई हैं। इसमें कई हमारे जो बीएमएस के दोस्त हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं और उनके नंबर भी अच्छे आई है, रैंक भी उन्होंने अच्छी ली है। लेकिन एक दुखद बात है उनके लिए कि इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा गया था उसमें मांगा गया था या तो आपके पास में डी फार्मा होना चाहिए आयुर्वेदिक से, या फिर एलोपैथिक कंपाउंडर का आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 1 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों में यदि आपके पास में है तो आप श्योरिटी है कि आपका। पर यदि आपने बीएमएस किया है और आपके मेरिट अच्छे हैं तो आपको नॉलेज भी ज़्यादा रहता है। बीएमएस वाले कंपेयर टू एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के जो कंपाउंडर उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन दुखित करने वाली बात यह है कि उन्हें इस वैकेंसी में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है दोस्तों, और इसका फ़ायदा जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको मिलेगा। ओके, यदि किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरिट में हुआ है और वो ओवर एज हो गया है, देखिए इसमें जो एक डेट दी थी कि 1 जनवरी या 31 जुलाई जो भी है फाइनल जो डेट है, वहाँ से यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए और यदि वो ओवर एज हो गया है, यदि वो जनरल कैटेगरी तो उसकी क्राइटेरिया अलग लगेगी, ओबीसी की अलग लगेगी, एससी एसटी की अलग लगेगी। तो यदि वो ओवर एज है लेकिन यदि कैटेगरी में आ रहा है और उसका सिलेक्शन कैटेगरीज में हुआ है तब तक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि वो जनरल कैटेगरीज में आ रहा है या फिर अदर स्टेट से बंदा बिलोंग करता है तो उसका ओवर एज का कैलकुलेशन जो किया जाएगा वो उस डेट के हिसाब से मिनिमम जो एज लिमिट दी है, जैसे अपने एमपी में 40 साल की एज लिमिट रहती है, तो यदि उसके हिसाब से क्वालिफाई करता है तो उसका सिलेक्शन होगा। और यदि उसकी एज उससे ज़्यादा होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं उसको समस्या होने वाली है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वेटिंग वालों को मिल सकता है। वेटिंग वालों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज वो सीट जो है वो वैकेंट जाएगी। उस कंडीशन में जो यदि वैकेंट लिस्ट आती है तो निश्चित रूप से वेटिंग वालों को ये
सीट दी जाएगी। ओके, अगर यदि किसी स्टूडेंट का जीएनएम है और बाद में उसने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, एक डाउट बहुत सारे लोगों को ये भी है, सर मैंने पोस्ट बीएससी की है जो बीएससी नर्सिंग के बराबर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, बिकॉज पोस्ट बीएससी की वैल्यू बीएससी के बराबर है, हमें भी पता है कि उससे ज़्यादा व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही है। गवर्नमेंट उसको चाहिए मिनिमम बीएससी नर्सिंग ही चाहिए, और इसमें वो व्यक्ति जो पोस्ट बीएससी कर रखे हैं उनके लिए भी ये दुखद बात रहने वाली है कि कहीं ना कहीं वो भी इतनी मेहनत करने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये रहा है उसमें ऑप्शन। एक ईडब्ल्यूएस वाले बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में अगर सिलेक्शन हुआ है तो क्या वैलिड नहीं होते हैं, अगर उसके रिलेटेड कुछ बताइए। देखो ईडब्ल्यूएस का ये रहता है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है। अब यदि कोई जनरल का व्यक्ति है और उसने एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसने टिक मार्क कर रखा है कि मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता हूँ, इन केस यदि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस की मेरिट में आपका नाम आया हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और यदि अभी तक भी नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि उसके बेस पे आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक बेनिफिट है कि आपको ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी, दूसरा आपका कट ऑफ का है ईडब्ल्यूएस का 40% मांगा गया था और जनरल कैटेगरी का 50% मांगा गया था। तो यदि आपके 49 मार्क्स हैं तो आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन है तो आप ईडब्ल्यूएस में आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके 49 मार्क्स हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, बिकॉज आपको 50% तो क्वालिफिकेशन मार्क चाहिए, तो वैलिड चाहिए, तो वैलिड चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए यदि आपने नहीं बनवाया, अदरवाइज आपको भी इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर नहीं रहेगी आपको। और एक बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि जो अदर स्टेट के लोग हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एमपी गवर्नमेंट का रूल है कि जो एससी एसटी ओबीसी या फिर जो कैटेगरीज का जो फ़ायदा दिया जाता है ये दिया जाता है एमपी स्टेट के मूल नागरिकों के लिए। तो यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा, ना कि किसी भी कैटेगरी के अंदर। जनरल कैटेगरी में यदि आपने मेरिट ली है तब का आपका सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे, बहुत सारे लोगों के आ रहे थे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो आपके जनरल क्वेश्चन थे जो मुझे कमेंट सेक्शन में आए थे उनके आई थिंक मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन आपके छूटते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एज पॉसिबल मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाने के लिए मैं कर्मबद्ध हूँ। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, इसी प्रकार की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।